नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का दिन कुछ अजीब था। सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा था। कॉलेज से आते समय रिक्शे की टक्कर, बस बच गई, हाथ पैर टूट जाते। फिर वह खतरनाक सा आदमी पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से रास्ता काटकर छिपते छिपाते घर पहुंच पाई। उसे घबराया हुआ देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ अलका, बड़ी घबराई हुई है? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं मन ठीक नहीं है, कहकर वो बात टाल गई। फिर अभी अभी फ़ोन आया कि दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है, सो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। उसका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था, इसलिए वो नहीं गई। उस शाम से ही मौसम अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था, परंतु वह अपने आप को दिलासा दे रही थी कि बस एक रात की ही तो बात है, वह रह लेगी। रात के 11 बजे थे, अभी उसे और पढ़ना था। सोचती है कि चलो एक कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ, फिर पढ़ाई कर लेगी। वह किचन की तरफ बढ़ी, तभी ज़ोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और एक फिर चीख की। पहले तो अलका थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा हुआ था, खून से लथपथ और बेहोश। अलका ने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहाँ कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। अगर वह अंदर आ गई तो वह युवक मर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से रवि निकला। अरे रवि, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ज़्यादा मदद कर दो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे अलका दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, रवि ने कहा। अरे अरे अरे, कम से कम इसे उठाओ तो, मैं फर्स्ट एड दे देती हूँ। और ज़रा देखो कोई मोबाइल अगर आसपास पड़ा हो तो। रवि ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर अलका को दे दिया और फिर दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटा दिया। उसके बाद रवि अपने घर चला गया। अलका ने उसकी पट्टी कर दी। फिर उसने देखा कि वह काँप रहा है, तो वह अपने भाई के कपड़े ले आई और बोलती है कि आप अपने कपड़े बदल लीजिए, लेकिन वह तो बेहोश था। फिर वह थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने उसके कपड़े बदल डाले। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। ओह गीता, वह थोड़ा कराहते हुए अजनबी युवक बोला। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने अलका का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को तो अलका घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब अलका घबराने लगी थी, मगर इससे पहले कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। रवि ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी, पर ना लाती तो ये बेचारा मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, लेकिन अब क्या करूं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही उसका हाथ जोर से खींच लिया और अलका उसके ऊपर गिर पड़ी। फिर अंधेरा छा गया। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अलका ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे अलका के बारे में बताया कि वही उसे वहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद तो देना, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी अलका जी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या दूँ। अलका कहती है, कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तब वह बोलता है कि मेरा नाम ललित है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया, तभी एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और टक्कर मारकर वह चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ हॉस्पिटल में खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना गीता मेरा इंतज़ार करती रह जाती। ललित जी, क्या आपको उस रात की बात बिल्कुल याद नहीं?
अलका ने पूछा। तब वह बोलता है, क्या मतलब? कौन सी बात? नहीं, मेरा मतलब वह है कि वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी? अलका जानबूझकर असलियत छिपा गई थी। नहीं अलका जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए ललित बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप कृपया मेरी वाइफ गीता को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान हो रही होगी। ये क्या? अब अलका को अपनी चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, ये इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला? और ललित वह तो निर्दोष था और अनजान भी था। जो कुछ भी हुआ वो एक झटके में हुआ और बेहोशी में। ललित की हालत देखकर वह उससे कुछ नहीं बोल पाई, पर अब जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल कर ललित के घर फ़ोन किया और उसकी पत्नी के आने पर सब कुछ समझा कर अपने घर लौट आई। जब वह लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे अलका, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? यहाँ तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे तू पूरी रात ना सोई हो, पापा ने चिंतित स्वर में बोला। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम जी ने समाज सेवा का ठेका जो ले रखा है, रवि ने कहा। तब वह बोलती है, चलो मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपाकर भाग गए थे। किसी को मरने से बचाना क्या गलत है पापा? उसके बाद रवि और अलका ने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में ललित की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में अलका ने ललित के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया तो उसके घर आकर वह उसकी कार ले जाएं। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करना। ये तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान था, अगर कोई अपराधी होता तो न जाने क्या होता। अलका के पापा बोलते हैं। अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला। वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है। अलका की मम्मी बोली, चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। अलका अंदर चली गई। साथ में एक तूफान भी उस रात अकेली थी, मगर पूरी थी। और अब जब सब साथ है तो वह घर में घुस रही है तो उसे यह क्यों लग रहा है कि वह अधूरी है और यह कमी अब कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि जिसने उसे अधूरा किया था वो तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान कि उससे क्या हो गया है। देखते देखते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अलका की परीक्षा अच्छी हो गई और आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे। चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी बहुत सुलझा हुआ था। रोहित बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो ले लो। तब रोहित बोलता है, नहीं नहीं अंकल, खा लिया। भाई साहब, अब तो अलका को बुलवा लीजिए, रोहित कब से इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर ये बात रोहित की मम्मी ने बोली। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, रोहित छेपता हुआ सा बोला। अरे अलका की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अलका को ले भी आओ। मम्मी अंदर जाके बोली, अलका अब कितनी और देर लगने वाली है, सब तेरा इंतज़ार कर दिए हैं। अलका बोलती है, बस हो गया मम्मी, चलिए। फिर वह अपनी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। ड्राइंग रूम में जाते जाते अचानक अलका को लगने लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया कि क्या हुआ। उसके पापा और सब लोग उस तरफ बढ़े तो रोहित बोलता है, ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही उसकी नब्ज़ देखी तो रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। रोहित ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया, फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे थोड़ा सा होश आया। अलका ने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। तब वह बोलती है कि मुझे अचानक क्या हो गया पता ही नहीं। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो। ये कहकर रोहित ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर अलका के पापा को। वो बोलते हैं कि रोहित बेटा बताओ ना क्या हुआ अलका को। तब वह बोलता है, कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमज़ोरी है और नए रिश्ते को लेकर
टेंशन में हो सकती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं अलका से अकेले में बात कर सकता हूँ? तो अलका के पिता बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा। अलका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में रोहित ने प्रवेश किया। उसे देखकर अलका कुछ संकुचित हो जाकर बोलती है, पता नहीं क्या हुआ रोहित जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। तब वह बोलता है, क्या तुम्हें सब कुछ नहीं मालूम? रोहित उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोलता है। तब अलका कहती है, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा कि मुझे क्या हुआ है। रोहित बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो? तब अलका कहती है, रोहित जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। तब रोहित कहता है कि सुनो अलका, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर अलका के सिर पर जैसे आसमान गिर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में उसके सामने आएगी। वह आंसू भरी आंखों से रोहित को देखती रह गई और वह सारा घटनाक्रम, ललित का एक्सीडेंट, वो बरसात की रात, ललित का समागम, सब उसकी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ, कैसे, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। बेशक हमारी शादी नहीं हुई है, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें इस मझधार में छोड़कर चला गया है। तब अलका थरथराते हुए कहती है, नहीं, वह धोखेबाज नहीं था रोहित जी। तो फिर क्या था, जरा मुझे बताओगी? वह तो हालात का मारा था। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खून बह रहा था। मैं इमोशनल हो गई, उसे घर के अंदर ले आई। सोचा था कि पट्टी वगैरह कर दूंगी और उसे घर भेज दूंगी, लेकिन उसकी तो हालत बिगड़ती गई। वह बेहोश था। बेहोशी की हालत में बार बार अपनी वाइफ का नाम ले रहा था और तभी ये सब कुछ हो गया। मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर इस रूप में सामने आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब क्या होगा रोहित जी? वह कांपते हुए बोली, कुछ नहीं होगी, जो कहूँगा मैं तुम ध्यान से सुनना और सामान्य होकर बाहर आ जाना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। रोहित बाहर आया तो सब इंतज़ार कर रहे थे, खास तौर पर अलका के माँ बाप। हाँ रोहित जी, कहिए, क्या फैसला है आपका? तब रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लड़की पसंद है पापा जी। वाह, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। रोहित के पापा हंसते हुए बोलते हैं। पापा जी, एक बात कहनी थी। रोहित कुछ सकुचाते हुए बोलता है। अलका के पापा ने कुछ घबराते हुए पूछा, क्या बेटा? पापा जी, आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं, शादी सहित सबकी सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी करेंगे कैसे बेटा? कुछ और समय दो। बात यह है कि पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच शादी भी निपटा ली जाए, ताकि अलका भी मेरे साथ अमेरिका चले। ठीक है, कहकर रोहित वैसे ही करते हैं। क्यों? रोहित की माँ रोहित के पापा बोलते हैं। जैसा आप लोग ठीक समझे, अनमने भाव से रोहित की मम्मी बोली। अगले दिन रोहित अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी मम्मी चाय लेकर आई और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मम्मी, आप क्यों परेशान हो, लेकिन आप मुझसे वादा करना पड़ेगा, जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। चल बेटा, वादा किया, अब तो इस आनंद फानन की शादी का मतलब बता। रोहित ने उन्हें उस एक्सीडेंट से लेकर सारी बात बताई और वादा लिया कि वे किसी को भी इस बारे में कोई बात नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि रोहित के पापा को भी नहीं और अलका के किसी भी घर वालों को भी नहीं। और इस तरह से चट मंगनी पट ब्याह करके आज अलका और रोहित बाहर जा रहे थे। अलका बहुत इमोशनल थी। रोहित से कहती है, आपने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। अलका, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तुम्हारा दोष था, ना ही उस अनजाने आदमी का, और ना ही
इस छोटी सी जान का, जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी वह तुम्हारा ही अंश होगा और मेरा, बस यही मानना।